बच्चों, कैसे हो? मैं राहुल सर, क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 2 आज हम करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और अच्छे से अच्छे इसमें जितनी हो सकेगा उतना जानकारी आपको दूंगा मैं। तो ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, हम छुट्टी छुट्टी के अंदर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, मतलब ये बुक खत्म कर देंगे ये वाली, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़िए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा करता हूं तो इसलिए ध्यान से समझना, हर डाउट क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखो, चैप्टर से हम समझते हैं कि क्या कह रहा है कि वन और वन्य जीव हमारे संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखो, ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो 1 एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है, तो उसे देख लेना जिसने चैप्टर 1 नहीं देखा वो समझ लेना। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा उसमें। तो हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं नारक, नारक है, मेरे ईश्वर लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों, जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें। मधुर समीर मतलब ठंड जो हवा होती है उसकी आवाज से, और इसे आपको ही समर्पित करने दें। श्रोत लेपचा लोक संगीत, एक लोक संगीत के अंदर बोला गया है, भगवान से बोल रहे कि जानवरों से, पेड़ों से, नदियों से, इन सब के अंदर ऐसे गुण है कि इसकी आवाजों से, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम संगीत बना सकते हैं, लोग बनाते हैं संगीत। तो लिखा हुआ है लेपचा लोक संगीत के अंदर, इस तरह ये लाइनें लिखी है, वहां से लिया गया जो मैंने अभी पढ़ा है। कह रहे इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, या वट वृक्ष क्या होता है, जिनके ऐसे पेड़ जिनमें लटासी लटकी रहती है, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, यानी इनका दोबारा से इनको बनाते, तैयार करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक किसको बोलते हैं? जिनसे हमें पहली बार हमें जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ये कह रहा है वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब रोज के जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं
कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ असंवेदना मतलब जागरूक ना होना, लापरवाही के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। देखो, हम भारत के अंदर हर 100 किलोमीटर पे वहां का माहौल बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, लोगों की खान पान बदल जाता है, पहनावा बदला हुआ दिखेगा आपको जैसे ही 100 किलोमीटर पार करोगे आप। ठीक है, तो ये विविधता है। क्या ये विविधता है? संस्कृति अलग अलग हो जाती है वहां पे कोस से। अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वय संबंधों और प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। देखो, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। देखो, ये सारे हमें फिगर दिखाए, फोटोज दिखाए हैं। शांत घाटी के मकली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगा रही है। बांस की पौध लगा रही है, देख रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? ये देखो, ये कर रही है, सूखी पत्तियों एकत्रित करती है आदिवासी महिला। ये सूखी पत्तियां इकट्ठी करके ले जा रही है सर पर रख के। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। इस तरीके से लोग अपना जीवन यापन चला रहे हैं इनसे। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वजल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण किया था। बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरक्षण संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली जातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों से प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये काजी गैंडा है और ये हिरन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसका उद्देश्य बड़े आकार के जीव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान,
राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों की महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। ये क्रियाकलाप वगैरह भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। भाई पता होना चाहिए आप लोगों को कहाँ पर क्या है, तो इसलिए ये कर लेना, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, नुकसान नहीं होगा। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन यानी उनका लेन देन करना, उनको खरीदना बेचना अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों की संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में है। गुजरात में ये जो घड़ियाल ऑन द ब्रिंक दिखा रहा है, घड़ियाल, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। घड़ियाल अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय ये घड़ियाल कह रहा हूं मैं, ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है। जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं।
वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। आप अपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सजित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छादित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। अतः वे विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु उदारपूर्ण अधिकारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध 487 ईसा पूर्व में पेड़ के बारे में ये कहा था गौतम बुद्ध ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने। देखो ये क्वेश्चन आंसर अब आपके शुरू हो गए, ठीक है, तो इनको पढ़ लेना, इनके आंसर लिखना, नहीं आए मुझसे पूछना, मैं बता दूं, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।